अवतार फायर एंड ऐश फाइनली थिएटर में रिलीज हो चुकी है और इस मूवी के बारे में हर कोई जानता है। इसके विजुअल, इसके डायरेक्टर वो कितने ज्यादा बियॉन्ड जाता है वो हम सभी जानते हैं और वो सारी चीजें हमें इस मूवी में भी देखने को मिलती है। लेकिन क्या ये मूवी आपका टाइम और पैसा थिएटर में डिजर्व करती है? और अगर आप ये मूवी देखने जा रहे हो तो कौन से फॉर्मेट में देखना इस मूवी को सही रहेगा, एक एक करके सारी चीजों के ऊपर बात करना शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करना चाहूंगा अवेंजर्स डूम्सडे के टीजर के बारे में। और जैसा कि हम काफी लंबे टाइम से सुनते आ रहे थे कि अवेंजर्स डूम्सडे का टीजर अवतार फायर एंड ऐश के साथ अटैच करके थिएटर में दिखाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक बैठा रहा, लेकिन अवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर तो छोड़ो, उसका डी तक देखने को नहीं मिला। और मेरी तरह दो तीन बंदे और भी बैठे थे डूम्सडे के टीजर का इंतजार करते हुए, लेकिन उनके हाथ भी वही लगी जो मेरे हाथ लगी, निराशा। और वो सब चीजें देखने के बाद मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील करता हूँ और एक ठगी सी फीलिंग मुझे जरूर से आ रही है। अब इसके पीछे की क्या स्ट्रेटेजी थी, क्या ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी अवतार फायर एंड ऐश की स्क्रीनिंग बढ़ाने के लिए? खैर उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, लेकिन अभी बात कर लेते हैं अवतार फायर एंड ऐश के बारे में। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अवतार फायर एंड ऐश इस फ्रेंचाइजी की तीसरी मूवी है। इससे पहले हमने अवतार और अवतार वे ऑफ वाटर देखी थी और वो दोनों ही मूवी विजुअल में काफी ज्यादा ग्रैंड थी, हालांकि उनकी स्टोरी उतनी ज्यादा रिच नहीं थी। और सेम चीज हमें अवतार फायर एंड ऐश में भी देखने को मिलती है। वो विजुअल इतने ज्यादा ग्रैंड थे, आप उनको देखकर खो जाते हो और वो एक एक फ्रेम आपको काफी ज्यादा वाइब और रिचनेस वाली फील जरूर से देता है। और जेम्स कैमरून साहब ने उस चीज में भी अपना पूरा 100% दिया है। आपको विजुअल देखकर काफी अच्छा महसूस होता है और आपको लगता है कि हाँ, आप एक अवतार फ्रेंचाइजी की मूवी देख रहे हो। इसी के दूसरी तरफ जैसा कि हम जानते हैं कि अवतार फ्रेंचाइजी की मूवी में मेन फोकस उनका स्टोरी पर नहीं होता, बल्कि अवतार फ्रेंचाइजी की मूवी देखी जाती है उसके विजुअल के लिए। तो यहाँ पर स्टोरी में कुछ ऐसा खास ट्विस्ट एंड टर्न्स हमें देखने को नहीं मिलता। सेम फॉर्मूला उन्होंने पिछली दो मूवी से उठाया हुआ है और यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया हुआ है। एंड नो डाउट कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स भी हमें इस मूवी में देखने को मिलते हैं, लेकिन आप उन ट्विस्ट एंड टर्न्स को ऐसे ही प्रिडिक्ट कर लोगे। और इन्हीं सारी बातों के साथ इसकी स्टोरी के ऊपर भी बात कर लेते हो। तो जैसे इस मूवी का नाम है अवतार फायर एंड ऐश, तो इस मूवी में हमें फायर को लेकर कुछ ऐसा कबीला दिखाया गया है जिन्होंने माँ ईवा को त्याग कर उस फायर को अपना लिया है और इसी के चलते वो काफी ज्यादा खूंखार बन गए हैं। उनका काम है लूटमारी करना, लोगों को मार देना और उनकी जगहों को तबाह कर देना। वहीं दूसरी तरफ कर्नल और कुछ लालची साइंटिस्ट लोगों की टीम टुलकुन के पीछे लगी हुई है और उनको मारकर वो उनके अंदर से वो पदार्थ निकालते हैं जो पृथ्वी पर काफी ज्यादा महंगा बिकता है और उसी से उनकी पूरी रिसर्च का खर्चा चलता है, जो फिलहाल वो पेंडोरा में कर रहे हैं। और अपनी पिछली दो मूवी की तरह कर्नल इस मूवी में भी जैक सली और उसकी फैमिली के पीछे पड़ा हुआ है। वो उससे बदला लेना चाहता है, उसको कैसे भी नीचा दिखाना चाहता है, उसको पकड़कर अपने सामने अपने हाथों से मारना चाहता है और इस चीज को अंजाम देने के लिए वो किसी भी हद तक जाता है। और इसी के चलते वो फायर एंड ऐश के कबीले वालों से हाथ मिलाता है और जैक सली और उसकी फैमिली उन चीजों से बचाते हैं। हमें क्लाइमैक्स में एक बड़ी ग्रैंड फाइट के चलते जीत और हार के बीच फैसला करते हुए देखने को मिलते हैं। और इन्हीं फाइट के दौरान हमें काफी सारे ग्रैंड विजुअल देखने को मिले, बड़े बड़े जहाज देखने को मिले जो कॉलोनी को अपने अंदर बसा सकते हैं। काफी सारे नए क्रीचर देखने को मिले और हवा में उड़ते हुए और पानी के अंदर भी। और इन्हीं सब के बीच जैक सली की जो बेटी है उसके कैरेक्टर को भी एक अलग तरीके का आर्क देने की कोशिश की गई है। सबसे पहले तो ये रिवील किया गया कि वो जैक सली और नियत्री की बेटी नहीं है, बल्कि वो माँ ईवा की बेटी है, क्योंकि उसका कोई बाप नहीं है। एंड पूरे पेंडोरा में नावी लोगों की तरफ से सिर्फ वही एक अकेली ऐसी लड़की है जो माँ ईवा के साथ कनेक्ट कर सकती है। और पूरी मूवी में वो उन चीजों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करती है और फिर कहीं क्लाइमैक्स में जाकर वो माँ ईवा के साथ जुड़ती है और अपने लोगों के लिए मदद मांगते हैं। और माँ ईवा उसको मदद करने के लिए अपने क्रीचर, पूरा जंगल, पानी के अंदर के वो क्रीचर, वो सारे मिलकर नावी लोगों के साथ लड़ते हैं और कर्नल और सन की साइंटिस्ट लोगों की टीम को वो धर परसते हैं। और ये सारी चीजें तब बदलती है जब जैक सली एक ऐसा डिसीजन लेता है जो शायद उसे नहीं लेना चाहिए था। वो डिसीजन लेता है कि स्पाइडर को वो उन लोगों के पास छोड़ देगा, क्योंकि वो पेंडोरा की हवा में सांस नहीं ले सकता। उसको बार बार अपना मास्क चार्ज करना पड़ता है, उसको बदलना पड़ता है और फिर कहीं इमरजेंसी में जब वो ऐसा नहीं कर पाता तो उसकी जान को खतरा है और उसी की जान को बचाने के लिए वो ऐसा डिसीजन लेता है। और इसी डिसीजन के चलते वो एक यात्रा पर जाते हैं और वहां पर हो जाता है हमला जो फायर और डैश के कबीले वाले करते हैं। एंड उसी हमले के दौरान नेत्री काफी ज्यादा घायल हो जाती है, जैक सली अपने बच्चों से बिछड़ जाता है और उसके बच्चे बचते बचाते अपनी जान बचाते वो जंगल में भाग रहे होते हैं। और उसी दौरान स्पाइडर का वो मास्क काम करना बंद कर देता है एंड उसकी जान बचाने के लिए जैक सली की बेटी माँ ईवा से कनेक्ट करती है। जैसे तैसे करके वो स्पाइडर की जान बचा भी लेती है। उसकी बॉडी में माँ ईवा कुछ ऐसे चेंजेस करती है कि जिससे वो पेंडोरा की खुली हवा में सांस ले सके और उसको मास्क की जरूरत ना पड़े। और जब ये बात जैक सली को पता लगती है तो वो काफी ज्यादा टेंशन में जाता है, क्योंकि अगर साइंटिस्टों के हाथ स्पाइडर लग गया तो वो उस पर काफी ज्यादा रिसर्च करेंगे और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर देंगे जिससे काफी सारे इंसान पेंडोरा की हवा में खुली सांस ले सके। और इसी के चलते पेंडोरा की वो हवा, वो नेचर और पूरा का पूरा पेंडोरा नष्ट हो जाएगा, क्योंकि इंसान हर जगह फैल जाएंगे। और इन्हीं सब चीजों को रोकने के लिए, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, तटवासियों की जान
बचाने के लिए जैक सली एक जंग छेड़ देता है और फिर कहीं क्लाइमेक्स में जाकर हमें ग्रैंड एक युद्ध देखने को मिलता है, जिसमें बड़े बड़े जहाज देखने को मिलते हैं, उड़ते हुए काफी सारे क्रीचर्स देखने को मिलते हैं, पानी के अंदर के खूब सारे क्रीचर्स देखने को मिलते हैं और उन सब के बीच हमें घमासान युद्ध देखने को मिलता है। और वो युद्ध देखकर आप उस चीज को एंजॉय करते हो, क्योंकि अवतार अपने विजुअल के लिए जाने जाते हैं, तो वो चीज आपको जेम्स कैमरून उसके क्लाइमैक्स में जरूर से डिलीवर करते हैं। वो चीज देखकर आपके पैसे जरूर से वसूल होते हैं। ये थी इस मूवी की स्टोरी। एंड अब बात कर लेते हैं कि जेम्स कैमरून साहब ने हमें किस तरीके का काम करके दिखाया। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि विजुअली ये मूवी काफी ज्यादा रिच है, आपको देखकर काफी ज्यादा मजा आएगा, लेकिन वो आपको कुछ टाइम बाद रिपीटेटिव भी लगने लगेगी, क्योंकि अवतार वे ऑफ वाटर में भी हमें वो सारी चीजें देखी हुई है और वो सेम चीज बस 2x पर उन्होंने करके दिखाई है। एक आध नए क्रिएचर जरूर से देखने को मिलते हैं, कुछ एक नए कबीले जरूर से देखने को मिलते हैं। आपको अंदर से ऐसी फील आएगी कि ये सारी चीजें तो मैं पहले ही देख चुका हूं, तो मुझे नया क्या देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर जेम्स कैमरून साहब को एक डिफरेंट तरीके की अप्रोच जरूर से लेनी चाहिए थी, लेकिन मैं ये बात जरूर से बोलना चाहूंगा कि क्लाइमैक्स में जब वो पूरा केओटिक माहौल था, वो लड़ाई धड़ाई मारपीट जलना जलाना वो सब चल रहा था, तो वो सारी चीजें देखकर आपको काफी ज्यादा मजा आता है। और जेम्स कैमरून साहब ने उस चीज को कैप्चर करने के लिए एक अलग से टेक्नोलॉजी बनाई थी, तो वो चीज भी आपको जरूर से महसूस हो जाती है। आपको फायर का वो पूरा इफेक्ट एक रियलिस्टिक वाइब जरूर से देता है और असल में अगर कहीं केओटिक वाली आग लगी होगी तो वो ऐसी ही दिखती होगी, आपको ये फीलिंग जरूर से आती है। साथ ही जेम्स कैमरून साहब ने डायरेक्शन काफी स्मार्टली हैंडल किया हुआ है। उनके काम पर सवाल उठाना सीधे भगवान से जाकर भिड़ने वाली बात हो जाएगी। साथ ही मूवी का म्यूजिक मैं कहूंगा अच्छा है। जिस तरीके के विजुअल आप बिग स्क्रीन पर देखते हो, उनके साथ जो म्यूजिक डिजाइन किया गया है, फिर चाहे केओटिक माहौल का लगा लो, गनों की आवाज लगा लो, या फिर माँ ईवा और जितने भी क्रीचर जिस तरीके से बात करते हैं, उनके बैकग्राउंड में जो म्यूजिक सुनने को मिलता है वो आपको कनेक्ट जरूर से करवा देता है। एंड अवतार की बात हो और वीएफएक्स और सीजीआई की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो वीएफएक्स और सीजीआई वाइज ये मूवी आपको कहीं पर भी डिसअपॉइंटेड नहीं करेगी। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये सारी चीजें कंप्यूटर जनरेटेड आप देख रहे हो। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, पेंडोरा नाम का प्लेनेट रियल में एग्जिस्ट करता है और ये सारे लोग इसी तरीके से बिहेव करते हैं। वो पूरी की पूरी दुनिया आपको रियलिस्टिक जरूर से लगती है। इस बात को मैं यहाँ पर जरूर से एड्रेस करना चाहूंगा। अवतार वे ऑफ वाटर मैंने थिएटर में देखी हुई है, तो उसके लिहाज से इस मूवी का 3D इफेक्ट उतना ज्यादा अपीलिंग नहीं लगता। वे ऑफ वाटर का 3D इफेक्ट काफी ज्यादा विजुअलाइजेशन में आपको रिच लगता है और आपको ऐसा लगता है कि हाँ, आप सच में एक डेप्थ वाली चीज जरूर से देख रहे हो। लेकिन इस मूवी में आपको 3D इफेक्ट उतना फील नहीं होता, हालांकि एक दो जगह वो शाइन आउट जरूर से करता है। ये थी वो सारी टेक्निकल बातें। एंड अब बात करते हैं इस मूवी की राइटिंग के बारे में। तो राइटिंग वाइज मैं कहूंगा कि थोड़ी सी स्लो राइटिंग हमें जरूर से देखने को मिलती है और कुछ एक खास ट्विस्ट भी हमें इस मूवी में देखने को नहीं मिलते, लेकिन मूवी आपको इमोशनली काफी हैवी फील करवाती है। इनफैक्ट जब भी आप किसी टुलकुन की डेथ देखोगे, उनके पीछे जो वो षड्यंत्र रच रहे हैं, वो सारी चीजें देखकर आपको थोड़ा सा गुस्सा भी आता है और टुलकुन का दर्द आपको जरूर से फील होता है। और जब कोई टुलकुन मरता है तो उस चीज का वो दर्द जो होता है, किसी अपने को खोने का दर्द, एक बेजुबान जानवर को मारने का दर्द, वो ये मूवी जरूर से फील करवाती है। साथ ही कर्नल और ऐश कबीले की लेडी की जो उन्होंने केमिस्ट्री दिखाई है, वो देखकर काफी ज्यादा मजा आता है। उनसे एक इविल वाइब जरूर से आती है, लेकिन साथ ही साथ कुछ कुछ वैसी वाली वाइब भी वो जरूर से देते हैं। साथ ही इस मूवी की जो मेन विलन है वैरांग, वो जब भी स्क्रीन पर आएगी आप उनकी परफॉर्मेंस को जरूर से एंजॉय करोगे। जिस तरीके से वो चलती है, वो डेडली वोक देखकर आपको काफी ज्यादा मजा आता है। वो जैसे बात करती है, फेशियल एक्सप्रेशन देती है, और जो मैं आपको बता रहा था कि वो वाली वाइब वो जरूर से देते हैं, वो उन्होंने उस कैरेक्टर में काफी अच्छी तरीके से हमें पेश करके दिखाया। एंड आप उनके कैरेक्टर को जरूर से एंजॉय करोगे एंड होपफुली उसको पसंद भी करोगे। एंड एज यूजुअल जोई सल्डाना और जिन्होंने जैक सली का कैरेक्टर प्ले किया, उन एक्टर ने भी अपनी परफॉर्मेंस में काफी अच्छा काम करके दिखाया और जेम्स कैमरून साहब ने उनके लुक में काफी ज्यादा सिमिलरिटी रखी है। एंड आपको लगेगा ही नहीं कि अवतार फायर एंड ऐश और अवतार वे ऑफ वाटर में आपको 2-2.5 साल का गैप देखने को मिला है। तो ये थी वो सारी बातें जो अवतार फायर एंड ऐश को देखते वक्त मैं फील कर पा रहा था, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। एंड मैं आपको ये बात जरूर से बोलना चाहूंगा कि अगर आप वीकेंड पर फ्री हो, आप अवतार फ्रेंचाइजी के काफी ज्यादा डाई हार्ड फैन हो और वो ग्रैंड विजुअल आप बिग स्क्रीन पर एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो ही इस मूवी को देखने जाना। लेकिन अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशन कुछ हाई लेकर जा रहे हो तो आपको डिसअपॉइंटेड जरूर से मिलेगी। आप ऐसा बोल सकते हो कि ये वे ऑफ वाटर का डायरेक्ट सीक्वल है। आपको सेम चीज सेम विजुअल इस मूवी में भी देखने को मिलेगी, कुछ भी ऐसा नया देखने को नहीं मिलेगा जो हमने पिछली 2 मूवी में ना देखा हो। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी आपका डिसीजन मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आपको ये मूवी देखनी है या नहीं। बस एक चीज यहाँ पर जरूर से बोलना चाहूंगा कि अगर आप इस मूवी को IMAX 3D में देखने जा रहे हो तो जरूर से चले जाना, लेकिन अगर आप नॉर्मल 3D में देखने जा रहे हो तो वहां पर आपका पैसा वेस्ट ही होगा। आप इसको 2D में भी देख सकते हो, वहां पर ये
मूवी ज्यादा अच्छी दिखेगी। बाकी आपसे जानना चाहूंगा कि आपने मूवी देखी तो कैसे लगी, अपने एक्सपीरियंस कमेंट में जरूर से शेयर कर देना, मैं जरूर जानना चाहूंगा। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर देना, और चैनल पर कैसा नया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, पेड़ लगाते रहिए और देखते रहिए रिएक्शन टाइम।